हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में बात की थी, चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्ज के टाइप्स के बारे में बात की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड सारी चीज़ें की बात की थी। हमने देखा था कि दो चार्ज अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम टाइप के चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस को रख दिया जाए तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन एक तरह के फोर्स ही हैं। तो उन फोर्स की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कूलम्ब्स बेसिकली यहाँ पर एक साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर बेसिकली दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, कितना फोर्स लग रहा होगा उसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड लॉ है कि ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोलता है, कूलम्ब्स फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस which is at rest is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ये आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है कैसे कि यहाँ पर अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि रेस्ट पर रखे हुए हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो अगर मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और एक और दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है। हम पॉइंट चार्जेस के बीच का ही ये जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ, ये पॉइंट चार्जेस के बीच में ही हम लगा सकते हैं। तो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगाने का रीज़न क्या होता है उसको भी हम आगे समझेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या हो जाएगा कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो पॉइंट्स जो होंगे इनके बीच इनके डायरेक्टली Q1, तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है K, वो एक्चुअल में क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो ये K है ये एक्चुअल में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जो ये लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये E नॉट जैसा लिखा हुआ है इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, पर एक चीज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट होती है इसकी न्यूटन। अगर यहाँ से चेक करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होती है इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई भी वैक्यूम, अगर मान लीजिए वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होती है। परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का मतलब है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा पास होने के लिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए। तो कभी भी अगर हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात करें तो इसका मतलब एबिलिटी ऑफ
of vacuum to permit the electric field। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाती है। तो ये बेसिकली 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 और इंटू 10⁻⁹ हम इसको बोल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर हम बात करें तो अगर हमें सिर्फ एप्सिलॉन बोला गया है तो ये यहाँ पर हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर सिर्फ मीडियम, जब भी हम कहीं पर भी एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर भी वैक्यूम या एयर की बात की जाती है तो वहाँ पर नीचे नॉट लगा दिया जाता है। जो ये छोटा सा जीरो है इसको हम नॉट बोलते हैं। तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम हो गया, किसी भी मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कोई इंसुलेटर, कंडक्टर, किसी भी टाइप का मीडियम हो सकता है। एक और टर्म यहाँ पर डिफाइन की जाती है एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर परमिटिविटी जो है, इनकी वैल्यूज, इनकी यूनिट्स भी हम देखेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या होती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हमें एक तरीके से ये समझ में आ गया कि ये एक वो फैक्टर है जिससे हमें पता लगता है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा या नहीं देगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो मीडियम होता है उसकी वजह, वो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको भी अफेक्ट करता है। तो मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा हुई तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। तो जितना एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। तो बेसिकली एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी या फिर एयर की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए, क्योंकि एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी को रेफरेंस लिया जाता है, तो अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि वैक्यूम की परमिटिविटी अगर 2 है, वैक्यूम की परमिटिविटी 2 है और किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर 10 दी हुई है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5। तो अगर किसी मीडियम की आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी जाती है तो हम एग्जैक्टली उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी का ये फायदा हो जाता है कि अगर किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके हम उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये परमिटिविटी होगी। अब अगर यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये कांस्टेंट रहता है, ये मतलब ये फिक्स रहती है, क्योंकि वैक्यूम तो सब जगह, अगर कहीं पर भी वैक्यूम है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताऊँ कि कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट यहाँ पर एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, के का मतलब होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो के की यूनिट हमें पता है, 4π की कोई यूनिट नहीं होगी तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के की अपोजिट हो जाएगी। इट मीन्स इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो के की वैल्यू अप्रोक्स हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 निकल कर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का ये मीनिंग यहाँ पर हो जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ये कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है। अब अगर मैं बात करूँ कि मीडियम में, अगर ये तो हमने अभी जो फोर्स निकाला, तो हमारे पास फोर्स को हमने लिखा था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसको मैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कई सारी जगह पर आपको ये इस तरह से भी दिखाई देगा या कई सारे क्वेश्चंस में ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ये वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये तो किस में हो गया, इन एयर। अगर एयर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर एयर है तो एयर के तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा चार्जेस के बीच में वो कितना होगा, Q1 Q2 दोनों चार्जेस का दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज है और R उनके बीच के डिस्टेंस है। अब अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, दो चार्ज पार्टिकल हमने रख दिए, एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ये R डिस्टेंस दोनों के बीच में दी हुई है, तो इस सिचुएशन में और मीडियम जो है, तो मीडियम बेसिकली मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मीडियम की परमिटिविटी सपोज थी एप्सिलॉन, तो फोर्स यहाँ पर मीडियम में कितना होने वाला है, 1/, देखो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो Q1 Q2 R तो वही रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नोट रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को। तो अगर मीडियम आ गया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो 4 पाई एप्सिलॉन सिंपली, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये यहाँ पर एप्सिलॉन है तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये F मीडियम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पर ये वाला जो टर्म बन रही है ये बन रही है फोर्स इन एयर। तो अगर इसको हम सिंपली ऐसे देखें कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और ये F एयर। तो ये बेसिकली अगर हमें दो चार्ज पार्टिकल दे दिए जाएं तो उनके बीच में सिंपली फोर्स निकाल लो और एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब एक छोटी सी चीज़ जो है यहाँ पर समझते हैं। कई बार क्या हो जाता है, हमारे पास स्फीयर दिए देता है, हमें कोई स्फीयर दिया जाता है, सपोज इस स्फीयर की डिस्टेंस है रेडियस है R1 और इस स्फीयर की रेडियस है R2। ठीक है, अगर इन दोनों के सेंटर्स में कोई डिस्टेंस दे दी जाए, इस पर कोई चार्ज हो Q1 और इस पर कोई चार्ज हो Q2, अगर दोनों स्फीयर दोनों स्फीयर के बीच के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है या 6 है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर या 12-20 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब ये स्फीयर लग तो पॉइंट चार्ज की तरह ही रहे, तो लेकिन इनके बीच में हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करने की एक कंडीशन है कि चार्जेस जो होंगे वो पॉइंट चार्जेस की तरह होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स है कि हम जो लिखते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जगह ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, अगर जो स्फीयर दिए हुए हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, तो फिर ये स्फीयर भी एक पॉइंट चार्ज की इस स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में इनकी डायमेंशन काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे अगर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच की जो डायमेंशन, जो इनकी रेडियस है वो इस आर के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में इन दोनों स्फीयर को हम चार्ज की तरह कंसीडर, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कूलम्ब्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करने का ये एक छोटा सा ध्यान रखना है कि अगर स्फीयर पास में हो तो वहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्फीयर अगर काफ़ी डिस्टेंस पर है तो कूलम्ब्स लॉ। और जब भी आपको स्फीयर के बीच में कूलम्ब्स फोर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में हमेशा उनके बीच के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। अब यहाँ पर क्यों नहीं होता है ऐसा, इसका रीज़न ये है कि जब भी अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर, तो अगर जब ये इसके साथ
कांटेक्ट में नहीं होता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और इस पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जैसे इनको क्लोज लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल होकर इस तरफ चला जाएगा और यहाँ का भी पॉजिटिव चार्ज रिपल होकर इस तरफ चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में हर चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर और ये वाला चार्ज, तो यहाँ से इस चार्ज के बीच के डिस्टेंस अलग है, यहाँ से यहाँ के चार्ज के बीच के डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर जो चार्ज होगा उसके बीच के डिस्टेंस अलग है। तो इस सिचुएशन में हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ये मान लीजिए 10 मीटर है और ये इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो चाहे 10 मीटर प्लस 0.1 करो या 1 सेंटीमीटर करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान कि अगर स्फीयर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पास में है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो अभी हमने समझी हैं। तो आइए इससे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके हम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का अमाउंट एक जैसा है, 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर दी हुई है। तो हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और यहाँ इन दोनों के बीच में एयर प्रेजेंट है। तो अगर फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो अगर हम बात करें K की, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये चीज़ ध्यान रखनी है आपकी। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको K की वैल्यू 9 × 10⁹ ही पुट करनी है। और Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम। अब 10 माइक्रो की कई बार हम जल्दबाजी में सिर्फ 10 × 10 कर देते हैं, इस चीज़ को भूलना मत। यहाँ 10 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो 10 माइक्रो एंड इंटू 10 माइक्रो, तो 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 9/4 इंटू, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये बन जाएगा 10 और 10, तो ये यहाँ 10 और ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5, तो 10⁻5 -10 हो जाएगा और तो ये बनेगा 10⁻⁻1। तो हमारे पास बेसिकली 9/4 इंटू 10⁻⁻1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.9 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। इसको सॉल्व करने पर, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.225 न्यूटन हमारे पास फोर्स निकल कर आ जाता है। तो बहुत आसान सा है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स निकालना हो। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में इस तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर उन पार्टिकल्स के बीच में अगर मीडियम आ जाता है तो फिर फोर्स किस तरह से निकलता है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक 10 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है, एक 20 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर दी हुई है। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने एक मीडियम के अंदर रखा हुआ है। मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर मीडियम दिया है तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी ही दी जाएगी। इस रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आगे जब कैपेसिटेंस आप पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें यही चीज़ आती है। तो यहाँ फिलहाल हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 20 दी गई है, तो हमें फोर्स निकालना है। अब बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप शुरू में इसको यही समझ के करो कि यहाँ पर बीच में एयर है। तो मीडियम में जब निकालना होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, 1/εr और F एयर, मतलब आपको ये समझ के निकालना है कि यहाँ अगर एयर होती तो क्या होता, और आगे उस फोर्स को फिर εr से डिवाइड कर देना है। तो εr हमारे पास है 20 और मीडियम, अब यहाँ पर एयर तो क्या करेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू निकल कर आती है 1/20। K की वैल्यू हमें लेनी है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶, 20 माइक्रोकूलम 20, जरूरी नहीं है हमेशा माइक्रोकूलम आए, नैनोकूलम भी आ सकता है, डिवाइडेड बाई ये हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 9। ये यहाँ पर 10⁻⁶, 10⁻⁻6 -12 हो जाएगा, और ये -10, तो 10⁻⁻⁴
यहाँ 10 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर तो बचेगा -2 और नीचे 100 है तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हमारे पास इस तरह से भी ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इसको 0.9 इंटू 10⁻⁹ इस तरह से लिख सकते हो, तो ये 0.9 मिली न्यूटन भी हो सकता है। कई बार ऑप्शन में ऐसे भी दे दिया जाता है। तो जब मीडियम दे दिया जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ एफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 दिया होगा, Q2 दिया होगा, आर स्क्वायर दिया होगा, इन दोनों की वैल्यू निकाल के आपको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास मीडियम में जो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसे डिवाइड कर दोगे तो मीडियम में कितना फोर्स होगा वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब एक काम कर, थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको मैंने फोर्स का जो कूलम्ब्स लॉ है उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बताया। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ी सी यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ की आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ की बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर इससे रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स लिखा है, तो कई बार कूलम्ब्स फोर्स भी आ सकता है, कई बार कूलम्ब्स लॉ भी आ सकता है। कूलम्ब फोर्स और कूलम्ब्स लॉ एक ही चीज़ है। कूलम्ब्स लॉ से भी हम कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही बात करते हैं। कूलम्ब्स फोर्स अगर दिया जाए टर्म्स में तो भी वही, तो मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है ताकि आपको ये चीज़ पता लग जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, कूलम्ब्स यहाँ पर जो फोर्स होता है ये फंडामेंटल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का फंडामेंटल फोर्स है। ये एक फंडामेंटल फोर्स आपके पास यहाँ रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स का बेसिकली मीनिंग है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी ये जो है, मान लीजिए एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ये F1 है और ये F2 है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ चार्ज है। ये मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, किस तरफ लग रहा होगा, तो वो फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, इस पर ये फोर्स इसकी वजह से आया है और F2 फोर्स Q1 की वजह से आया है। तो जो ये फोर्स होगा वो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस पर लगने वाला फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग गया, नीचे लग गया। तो ये फोर्स हमेशा कहाँ पर होता है? इसके अपोजिटली, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो वो लाइन हमेशा सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन की पेयर की फॉर्म में होगा। एक्शन रिएक्शन की पेयर की फॉर्म का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पर ये Q1 और Q2 दिया हुआ है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है R, तो हमारे पास जो फोर्स निकल कर आता है वो आता है KQ1। अगर हम बात करें तो KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फोर्स निकल कर आया। अब ये फोर्स एक्चुअली किस पर लग रहा है? ये फोर्स इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है। दो चार्ज पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में वो फोर्स किस पर लग रहा होगा? तो वो फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होता है। इस पर फोर्स ये वाला Q2 चार्ज पार्टिकल लगाता है और Q2 पर फोर्स Q1 चार्ज पार्टिकल लगाता है। तो दोनों पर फोर्स, अब यहाँ पर दोनों पर लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू एक ही होती है। यहाँ पर सिर्फ मैंने F1 और F2 को इसलिए लिखा है ताकि आपको बस ये पता चले कि F1 Q1 पर लगने वाला फोर्स है और F2 Q2 पर लगने वाला फोर्स है। तो आपको अगर दो चार्ज पार्टिकल दे दिए जाए और उनके बीच में ये पूछा जाए कि कूलम्ब्स फोर्स क्या है, तो वो हम निकाल सकते हैं। और ये बोल दिया जाए कि चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो एक्चुअल में आपने जो फोर्स कैलकुलेट किया है वही इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो इसका मतलब ये F1 और F2 दोनों एक ही चीज होती, तो ये एक्शन रिएक्शन की पेयर में लगेगा। तो अगर इस पर जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो सकती है अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हुए। अगर दोनों की नेचर, दोनों चार्ज पार्टिकल की नेचर एक जैसी हुई, पॉजिटिव नेचर के हुए, तो ये रिपल करेंगे, रिपल्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर रिपल कर रहे होंगे, जैसे ये प्लस है और प्लस है, तो इन पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। माइनस और माइनस दिया है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अमाउंट हमेशा एक जैसा ही होगा, लेकिन
इन दोनों के बीच, इन दोनों का अमाउंट एक जैसा होगा, जितना इस पर लग रहा होगा इतना ही इस पर भी लग रहा होगा, जितना इस पर। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि Q1 और Q2 की वैल्यू एक जैसी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दो फोर्स के बीच में, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों पर अट्रैक्शन वाला फोर्स, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो इस तरह से ये फोर्स लगेगा। तो ये रिपल्शन वाला टाइप हो गया। रिपल्शन जब हमें लगाना हो, और ये किस टाइप का हो गया, अट्रैक्शन वाला। ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली यहाँ पर जो कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी बॉडी पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट अगर हम कुछ वर्क करवाते हैं, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम कुछ वर्क करवाएं, तो वो वर्क वेस्ट ना होके किसी ना किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको हम आगे के चैप्टर में, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है। तो एक कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है। ये चीज़ आपने 11th क्लास में वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो मीडियम, उनके बीच में कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, तभी जाके वहाँ पर एप्सिलॉन आर आता है। ये हमने देखा भी है। तो मीडियम अगर चेंज कर दोगे तो दो चार्ज पार्टिकल अगर पहले एयर में रखे हुए तो उनके बीच में फोर्स अलग हो सकता है, लेकिन अगर उन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को उठा के अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए, लाइक वाटर, ऑयल या किसी भी तरह के डिफरेंट मीडियम में रख दिया जाए, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज का मतलब हो गया कि अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पर कोई एक तीसरा चार्ज, एक और हम Q2 Q3 ले लेते हैं, और सिर्फ हमें Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकालना है, तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स होगा वो सिर्फ Q1 और Q2 के वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा, ये थर्ड चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इस Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो तो Q2 की वजह से भी आएगा और Q3 की वजह से भी आएगा, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो सिर्फ उन दोनों के चार्ज की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, तीसरे चार्ज पर। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो इसमें Q1 Q2 आता है, तीसरा कोई चार्ज नहीं आ रहा होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जिनका हमें ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, अपोजिट नेचर, अगर लाइक चार्जेस है तो अपोजिटली इस तरह से शो करेंगे, और अगर अट्रैक्शन वाले अपोजिट चार्जेस हैं तो इस तरीके से शो करेंगे। इसी का मतलब ये अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है ये, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज इसकी समझ आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्स बिटवीन, ये B/W लिखा हुआ है, इसको बढ़ते हैं बिटवीन। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड अप टू 2 टाइम्स देन फाइंड आउट न्यू फोर्स। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड अप टू 2 टाइम्स देन फाइंड आउट न्यू फोर्स। तो हमें न्यू फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। अब देखो इसमें समझना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई Q1 Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है वो नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया है कि इनिशियली वैल्यू 100 न्यूटन है, तो बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी अगर उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। तो इस सिचुएशन में आपको खुद से कंसीडर कर लेना है कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल जो होंगे, सपोज एक चार्ज पार्टिकल था Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल था Q2, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेना आप R। तो इनिशियली जो फोर्स है उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R² विच इज 100 न्यूटन। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो।
अब अगली बार उसने बोला कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दो। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो सपोज हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करके हमने 2 टाइम्स कर दिया है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करके हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करके हमने 2r कर दिया है। तो अब यहाँ पर तो नया फोर्स जो हो जाएगा बेसिकली अगर हम निकालें तो किस तरह से लिखेंगे, k q1 q2, चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया है, ये भी q1 है और ये q2 है। तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अब आप यहाँ पर जब थोड़ा सा देखोगे तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और इंटू 4, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 1/4 k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर अगर हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता है कितनी है। ये एक्चुअल में इनिशियल फोर्स है, स्टार्टिंग का फोर्स है, तो ये एक्चुअल में 100 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। तो F की जो वैल्यू है 1/4 और ये हो जाएगा 100 यहाँ पर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 25 न्यूटन। तो F की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 25 न्यूटन। तो जो नया फोर्स है वो हमारे पास कितना हो गया, 25 न्यूटन हमारे पास एक न्यू फोर्स जो हो गया, इसको हम F डैश बोल सकते हैं। तो ये नया फोर्स 25 न्यूटन हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब इसमें यह भी बोला जा सकता है कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स दिया हुआ है। अगर उनके बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के चार्ज पार्टिकल का जो अमाउंट है चार्जेस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मान लो इस तरह का एक और क्वेश्चन दिया जाए कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक q1 है और एक q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि यहाँ पर फोर्स अगर सपोज 10 न्यूटन है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो चार्ज डिस्टेंस तो सेम रही, लेकिन हमने अमाउंट ऑफ चार्ज को डबल कर दिया। दोनों के बीच का जो चार्ज है उसको डबल कर दिया 2q1 और ये 2q2। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो फॉर ऑब्वियस रीजन नया फोर्स k q1 q2 की जगह आ जाएगा 2q1 एंड यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें और ये भी k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास जो है वो है 10, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 14 न्यूटन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो इनिशियली फोर्स दिया हुआ है उसको आपको इसके साथ कंपेयर कर लेना है और लास्ट में जो भी दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, घटा दिया है, डिक्रीज कर दिया है, चार्ज पार्टिकल को इंक्रीज डिक्रीज किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसमें चार्जेस की वैल्यू को पुट कर दो। चार्ज की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे कि q1 q2 यहाँ पर हमारे पास चार्ज दिए हुए हैं q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो ये यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ से देखा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इसका मतलब आपको ये चीज़ पता लग रही होगी कि इनिशियल फोर्स अगर k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है तो फाइनल फोर्स 4 टाइम्स ऑफ k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इट मीन्स फाइनल फोर्स इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दिया जाए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो इनिशियल से कितने टाइम्स हो जाएगा, तो इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आपको फोर्स की वैल्यू नहीं भी दी जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि कितने टाइम्स हो जाएगा, तो आप इनिशियल फोर्स लिख लो k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सेकेंड जो फोर्स है उसमें जो कंडीशन दी हुई है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज के लिए बोला है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज के लिए बोला है तो डिक्रीज कर दो, चार्ज इंक्रीज डिक्रीज के लिए, और उस तरीके से फोर्स निकाल लो। उसको पहले वाले फोर्स के साथ कंपेयर कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि कितना फोर्स इंक्रीज हुआ है या कितना फोर्स डिक्रीज हुआ है। उस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड आउट टोटल फोर्स एट एनी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनका हम ले लेते हैं कि इन पर चार्ज, सारे चार्ज क्यू हमारे पास दिए हुए हैं। अब क्या है कि सारे इक्वल अमाउंट में चार्ज दिए हैं और सब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r दी है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनके कॉर्नर्स पर
चार्जेस को फिक्स किया हुआ है, क्यू चार्जेस को फिक्स किया हुआ है, उनके बीच की डिस्टेंस r दी हुई है। हमें बताना है इनमें से किसी भी एक, चाहे इस पर बता दो, चाहे इस पर, चाहे इस पर, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक चार्ज पार्टिकल जो है, तो मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को लेते हैं। अब ये चार्ज अगर सिर्फ ये वाला चार्ज होता तो इस चार्ज पर सिर्फ इसकी वजह से ही फोर्स लग रहा होता, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते के क्यू इंटू Q2 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और इसके साथ भी, तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। क्यों? अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, जब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो उसमें ये चार्ज पार्टिकल नहीं आएगा, जब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ये चार्ज पार्टिकल। अब देखो आप इसको मैं जैसे धीरे धीरे समझाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं 1, इसको 2 एंड दिस वन इज 3। तो हमें फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखना है। तो फर्स्ट वाले चार्ज पर थर्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा और सेकंड की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन फर्स्ट खुद पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो फर्स्ट पर थर्ड की वजह से फोर्स चेक करते हैं। तो दोनों की नेचर एक जैसी, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर दिए हुए हैं पॉजिटिव आपके चार्ज पार्टिकल, तो दोनों पर रिपल्शन होगा, है ना। तो इस पर रिपल्शन लगेगा। तो आपको अब फोर्स कहाँ बनाना है हमें, क्योंकि हम इस Q1 जो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल दिया हुआ है इस पर फोर्स कैलकुलेट करने, तो आपको फोर्स को इसी पर रिप्रेजेंट करना है, इस पर नहीं करना है। तो यहाँ पर इस Q की वजह से रिपल्शन मिल रहा होगा, तो रिपल्शन के लिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से F1 बना देंगे। सिमिलरली इस Q को, इस फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल की वजह से भी रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से अब रिपल्शन मतलब दूर भेजना चाहेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इसको कहाँ भेजना चाहेगा, दूर भेजना चाहेगा। ये चाहता ही नहीं है कि इसके पास रहे ये, है ना। तो इस तरीके से हमने, तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ F1 कैसे आया। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पर रिपल्शन लगा, तो इसलिए हमने F1। इस पर भी फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, नो डाउट, लेकिन मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स सिर्फ इस फर्स्ट पार्टिकल पर ही निकालना है, ठीक है ना। तो अगर इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी वजह से इस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, Q1 की वजह से थर्ड पर, लेकिन हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट वाले पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि इसी डायरेक्शन में सेंट्रल फोर्स होता है, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, लाइन के अलोंग, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर F1 और F2 है, तो F1 और F2 वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं ऐड कर सकते कि F1 प्लस F2 करके ऐड कर दिया। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ता है। तो वेक्टर एडिशन, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें उनके बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा कि उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है। तो एक छोटी सी चीज समझो, यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये और ये दोनों एंगल भी आपस में कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो अब यहाँ पर हमें दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल भी पता लग गया है। अब F1 और F2 की वैल्यू पता कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू है। तो अगर मैं F1 की वैल्यू पता करता हूँ तो हमारे पास F1 की वैल्यू आती है Q इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और F2 जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R और ये दोनों चार्ज, तो Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा,
ठीक है। अब आप क्या करो, अब यहाँ पर बेसिक सा तरीका तो यही है कि भाई F1, यहाँ पर F1 और F2 पता लग गया है, ठीक। F1 F2 पता लग गया है, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है F नेट इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा और इसका ये अंडर रूट, ठीक। अब आप यहाँ पर आपको करना क्या है कि F1 की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है, F2 की वैल्यू उठाकर जहाँ F2 रखा हुआ है वहाँ पुट करनी है, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देखो F1 और F2 की वैल्यू तो एक ही जैसी है, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू एक ही जैसी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए F कंसिडर कर लो, थोड़ी देर के लिए, है ना, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको F कंसिडर कर लो। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है F1 और F2 की वैल्यू एक जैसी है, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको F माना, तो ये भी F हो जाएगा। अब यहाँ F1 और F2 की जगह F लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, तो ये F स्क्वायर और cos 60 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा F स्क्वायर प्लस cos 60 होता है 1/2, तो ये भी हो जाएगा F स्क्वायर। तो ये ओवरऑल वैल्यू बनेगी 3F स्क्वायर, इट मीन्स √3F, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास फोर्स, नेट फोर्स निकल कर आया √3F। अब √3F निकल कर आया, तो आप नेट फोर्स जब लिखोगे √3F, तो F की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ से उठा के रख दो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये छोटा सा फायदा हो गया। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर F1 की जगह KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। सेम प्रोसीजर आप सब्जेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, जब भी कभी आपको ऐसा हो जाए तो वहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा सा और न्यूमेरिकल में इसी से रिलेटेड आपको करके बताऊंगा कि अगर वैसी सिचुएशन हो जाए तो हम और थोड़ा और ईजी कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आई गेस आपको पता लग गया होगा कि दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो √3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आएगा। अब मान लो इसकी जगह इसी पर बेस्ड इस तरह को एक और क्वेश्चन में लेता हूँ ताकि थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। मान लो दो फोर्स दिए हुए हैं F1 F, सपोज ये है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और F2 है सपोज 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, और इनके बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है सपोज 60 डिग्री। आपको इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब देखो वापस से रिजल्टेंट निकालने के लिए तो फॉर्मूला वही आएगा, F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब वापस पूरी रखोगे तो आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर हमें इसको जल्दी, तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर दिया है और यहाँ KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R 2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर। तो आप इसको अगर F मानते हो तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसको F नेट ले लेते हैं, इस चीज़ को आप 2F मान लो, क्योंकि अगर ये F हो गया तो ये ऑब्वियस ही बात है 2 टाइम्स ऑफ F हो रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा जब सॉल्व करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। 2F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F और cos, तो ये यहाँ पर जब आप पूरा सोल्व करोगे तो ये बनेगा F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2F स्क्वायर पूरा। अब जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा √7 और F, ये हो जाएगा 5 to 7, तो F नेट। अब लास्ट में आपको आंसर जो है किसकी फॉर्म में लिखना है, Q1, तो यहाँ पर √7 और F क्या माना था हमने, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हम इसको इस तरीके, ये सिर्फ टाइम बचाने का तरीका है। थोड़े आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल दिए हुए, तीनों सेम अमाउंट के हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस Q R और Q चार्ज दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। अब तीसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, सेकंड की वजह से और फर्स्ट की वजह से। यहाँ पर अब एक काम करते हैं, छोटा सा डिफरेंस कर देते हैं। यहाँ पर
हम इसको माइनस ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो थर्ड चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स देखना है, तो एक सेकंड की वजह से आएगा और एक फर्स्ट की वजह से आएगा। तो सेकंड चार्ज पार्टिकल थर्ड चार्ज पार्टिकल पर सेकंड की वजह से फोर्स चेक करेंगे। तो थर्ड वाला पॉजिटिव क्यू है और सेकंड वाला माइनस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, माइनस क्यू और क्यू के बीच में। तो माइनस क्यू जो है क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, F2 वाला। F2 का मतलब सेकंड की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये मैंने देखो ध्यान से देखना कैसे बनाया है। सेकंड की वजह से थर्ड पर अट्रैक्शन लगेगा, तो सेकंड इसे अपनी तरफ ही खींचेगा ना, तभी तो अट्रैक्शन होगा। अगर इधर बना दिया तो रिपल्शन बन जाएगा। तो सेकंड की वजह से थर्ड वाले पर अट्रैक्शन इस तरीके से लगेगा। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, पहले हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले की वजह से थर्ड वाले पर, तो फर्स्ट वाले की वजह से थर्ड वाले पर, फर्स्ट और थर्ड दोनों के पार्टी चार्ज जो हैं एक जैसे हैं, नेचर एक जैसी है, तो रिपल्शन होगा। तो फर्स्ट की वजह से थर्ड को रिपल्शन मिलेगा, और रिपल्शन मिलेगा तो ये हमें इस तरह बनाना पड़ेगा F1। रिपल्शन मतलब दूर की तरफ, अट्रैक्शन मतलब पास की तरफ, ऐसे करंट बनाना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सेकंड पर भी फोर्स लग रहा होगा, फर्स्ट पर भी लग रहा होगा, फर्स्ट पर सेकंड और थर्ड की, लेकिन हमें निकालना सिर्फ थर्ड पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अब मैं F1 और F2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो F1 की जो वैल्यू होगी, तो F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, F1 मतलब इसके और इसके बीच के डिस्टेंस, तो कितना बनेगा, Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये R और R, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2R। तो ये डिस्टेंस, ये कैलकुलेशन हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाई 4R²। इसी तरीके से F2 की अगर मैं बात करूं तो F2 इन दोनों के बीच का है। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से आपको समझना है कि अगर आप ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हो, अगर आप जैसे यहाँ पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन बना दी है कि ये इस तरह, तो जो आपको इस सिचुएशन में जो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है। तो आप यहाँ K अगर Q ले रहे हो तो ये -Q और Q डिवाइडेड बाई R², तो आपको सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना हो जाएगा, KQ² डिवाइडेड बाई R²। कंफ्यूज मत होना, माइनस की वजह से माइनस का रोल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन लेनी है कि F2 की वैल्यू कितनी होगी, कि KQ² डिवाइडेड बाई R², यहाँ पर KQ² डिवाइडेड बाई 4R²। अब बात आती है कि टोटल फोर्स कितने होंगे। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, नेट फोर्स एक इधर लग रहा है F1 और एक इधर लग रहा है F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दो फोर्स F1 और F2 सेम डायरेक्शन में होते तो इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, F1 प्लस F2। आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हो, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 0। तो यहाँ पर 0 की जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 180 का एंगल आ रहा है तो वो -1 आ जाएगा। तो ये फाइनली F1 माइनस F2। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, यहाँ पर है F2। तो F2 होगा KQ² डिवाइडेड बाई R² और F1 होगा KQ² डिवाइडेड बाई 4R², ठीक है। तो इसको अगर मैं अब यहाँ पर, मुझे अलग से कुछ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो हम कर देते हैं यहाँ पर F2 माइनस F1। आपकी मर्जी है, आप F2 माइनस F1 करो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो F2 कितना हो जाएगा, KQ² डिवाइडेड बाई R² माइनस KQ² डिवाइडेड बाई 4R²। तो इसकी जगह अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये बनेगा 3K² डिवाइडेड बाई 4R²। तो यहाँ पर F नेट, अब ये डायरेक्शन अगर मैं बताऊँ तो ये एक्चुअल में फोर्स किस तरफ आया है, ये F2 ज़्यादा है और F1 कम है। तो ओवरऑल इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स आ रहा होगा वो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, F2 की डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्योंकि F2 बड़ा है तो इस तरफ ये पुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं अगर बताऊँ, अगर मान लीजिए इस पर टोटल फोर्स पता लग गया,
अब टोटल फोर्स पता लग गया, तो अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आपसे अगर पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल का मास आपको बता दिया जाए कि m है, इस चार्ज पार्टिकल का मास अगर आपको m बता दिया जाए कि इसका मास अगर m है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ मास ऑफ थर्ड पार्टिकल जो है वो अगर कितना दे दिया जाए m, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट, इस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय 4mr²। तो ये पैटर्न है कि अगर आपको फोर्स पता लग गया तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिर्फ उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देना है, तो उससे आपको वहां पर ये चीज पता लग जाएगी कि कितना फोर्स आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो चार्ज पार्टिकल, एक क्यू है और एक 4q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r दी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड आउट द पॉइंट बिटवीन गिवन चार्जेस वेयर नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो, मतलब अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में किस पॉइंट पर हमें तीसरा पार्टिकल रखना चाहिए, इन दोनों के बीच में हम अगर किसी पॉइंट पर एक थर्ड पार्टिकल रख देते हैं, तो वो उस थर्ड पार्टिकल को हमें किस जगह पर रखना चाहिए ताकि उस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें इनके बीच में वो एक चार्ज पार्टिकल ढूंढना है। तो मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल को हमने, क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने r डिस्टेंस पे रखा यहाँ से, सॉरी स्मॉल, इसको x ले लेते हैं, थोड़ा सा x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। मैंने मान लिया कि Q से x डिस्टेंस पर एक कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल रखा है और इससे एक और चार्ज पार्टिकल। इनिशियली ये Q चार्ज पार्टिकल आपको पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करके ही आपको लेना है। तो अब यहाँ पर बात करें तो हमें मान लेते हैं कि ये किस पॉइंट पर रखा हुआ है, एक A पॉइंट पर रखा है। तो ये A पॉइंट पर ये डिस्टेंस x कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, सिर्फ क्यू नहीं किसी भी और भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तो इसकी टोटल इस क्यू चार्ज पर लगने वाली, कैपिटल क्यू चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस पर टोटल फोर्स चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ। इस पर जो फोर्स लगेगा कैपिटल क्यू पर, स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स लगेगा, तो इस तरफ लगेगा, इसको F, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो ये F1 इधर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव या पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव या पॉजिटिव तो रिपल करेगा। इसी तरीके से ये वाला, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल करेगा, F2 इधर आएगा। तो आई गेस आपको डायरेक्शन पता लग गई होगी कि F1 F2 क्यों लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल है इस पर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो टोटल फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब F1 और F2 इक्वल हो जाए, है ना। इस पर टोटल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो टोटल फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब ये इक्वल हो जाए, इनका अमाउंट इक्वल हो जाए। तो क्या लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू F2। ठीक है, F1 इक्वल्स टू F2, तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। F1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, F1 इन दोनों के बीच में आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, F2 को कैसे लिखेंगे, K 4Q और कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो K Q इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4:1। ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर इसको मैं अंडर रूट लेता हूँ तो ये बन जाता है R माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब एक बार हम प्लस लेके देख लेते हैं और एक बार हम माइनस 2 लेके देख लेते हैं। अगर मैं प्लस लेके देखता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास बनेगी R माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी R/3। लेकिन अगर हम इसकी जगह माइनस लेके देखते हैं, R माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेके देखते हैं, तो ये बनता है R माइनस एक्स माइनस 2x। तो हमारे पास R की वैल्यू माइनस एक्स आती है। माइनस एक्स का मतलब
एक्स की वैल्यू माइनस आर आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो इसके अकॉर्डिंग, इसके रेफरेंस में, देखो इधर आ रही है, इसका मतलब प्लस मतलब बीच में, इधर हमने x इधर लिया है ना, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव आ रही है तो अंदर, नेगेटिव आ रही है तो बाहर। इट मीन्स एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव। अब हमें ये तो पता है कि भाई अंदर रहने पर ही टोटल फोर्स जीरो हो पाएगा। अगर बाहर होता, सपोज यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हो तो इसकी वजह से भी रिपल्शन और उसकी वजह से भी रिपल्शन, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होकर कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में तो कभी भी वैल्यू आ नहीं सकती, तो कहाँ पर आएगी, सिर्फ इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड डायरेक्शन में अगर वैल्यू आती है तो सिर्फ हमारे पास ये ही कैलकुलेशन हमारे पास होगी r/3। आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/3 हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसको करने की एक और ट्रिक है, वो ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज़ हो सकती है और यहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। तो उस ट्रिक को मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम ही बताऊँगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। बीच वाला चार्ज पार्टिकल, इस पर टोटल फोर्स लिख लो, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों इक्वल होंगे तभी जाके कैंसिल आउट होंगे। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस लिख के हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास r/3 आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसी टॉपिक में, इसी क्वेश्चन में, इसी तरीके में एक और क्वेश्चन बन सकता है। इस कैपिटल Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट, इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इफ टोटल if the system becomes equilibrium, या if the system comes in equilibrium, whole system comes in equilibrium। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो इस कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब हर एक पार्टिकल पर टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस पर तो अभी टोटल फोर्स जीरो है ही से, इस पर भी टोटल फोर्स जीरो हो जाए, इस पर भी टोटल फोर्स जीरो हो जाए। तो उस ऐसी सिचुएशन लाने के लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस कैपिटल Q को छोड़कर किसी और चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स लिख लो और उसको जीरो कर दो। जैसे कि करते हैं आप उसको, देखो ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ से ये डिस्टेंस r/3 आई थी और ये 2r/3 आई थी। ठीक है, तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि कैपिटल Q की वैल्यू हमें बतानी है फॉर विच सिस्टम जो है इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब है कि टोटल सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है तो इस पर टोटल फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। तो इस पर टोटल फोर्स बना लेते हैं। तो अब ये हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली, तो इसको अभी हम पॉजिटिव ही लेकर चल रहे हैं। तो इसकी वजह से Q1 पर आप चाहो तो Q पर ले सकते हो, चाहे तो 4। कैपिटल Q पर मत निकालना क्योंकि कैपिटल Q पर तो ऑलरेडी फोर्स जीरो ही है। तो हमें कंडीशन इन दोनों में से किसी एक पर लिखनी है। तो अगर मान लो मैं इस पर कंडीशन लिखता हूँ, इस पर कंडीशन लिखता हूँ, तो इस पर इसकी वजह से रिपल्शन लगेगा तो एक फोर्स इधर आ जाएगा, है ना। ये फर्स्ट हमने माना था, इसको हमने सेकंड माना था, इसको थर्ड मान लेते हैं तो F3 ये हो जाएगा। और फर्स्ट पर सेकंड की वजह से भी रिपल्शन लगेगा तो एक और फोर्स इधर आ जाएगा F2। ठीक है, अभी ऊपर करके ये मैंने सिर्फ डायग्राम में बनाया, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके ऐसा लग रहा है, ये सिर्फ दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो अब इस पर टोटल फोर्स जीरो हो रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या करना चाहिए, F2 प्लस F3 को ऐड करके जीरो कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं। तो F2 प्लस F3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, हमें तो जीरो करना है ना, कंडीशन तो यही है। तो F2 की वैल्यू क्या लिखोगे, F2 की वैल्यू किसकी वजह से आई है, इसकी वजह से, इस पार्टिकल पर। तो क्या आ जाएगा, Q4Q डिवाइडेड बाई r², दोनों के बीच की डिस्टेंस तो r ही थी, प्लस F3 इन दोनों के बीच का फोर्स, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4kq² डिवाइडेड बाई r²। इसको इधर ले जाओ माइनस,
ये बन जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर और ये क्यूब, तो ये 9 यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। तो इसको आगे सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 4q इक्वल्स टू माइनस का 9q। तो q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4q डिवाइडेड बाई 9। इट मीन्स q की वैल्यू कैपिटल Q जो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर -4q डिवाइडेड बाई 9 आ जाती है तो कैपिटल Q और नेगेटिव होती है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पर होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पर होगा और ये भी इक्विलिब्रियम पर होगा। मतलब अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए इस वैल्यू का, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कभी भी आपको, तो हम यहाँ पर इस तरीके कर सकते हैं कि किसी भी इसको छोड़ के किसी एक पार्टिकल पर आप टोटल फोर्स निकाल लो और उसको 0 कर दो, तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर हमें फोर्स निकालना है। अब क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर निकालना है तो हमारा काम क्या होता है, जिस भी चार्ज पार्टिकल पर निकाल रहे हो उस चार्ज पार्टिकल पर बाकी की वजह से फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, पहले तो वो डायरेक्शन निकालनी। तो सारे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। तो फर्स्ट पर सेकंड की वजह से जो फोर्स लगेगा, अब देखो सारे सेम नेचर के हैं, इसका मतलब रिपल्शन ही लगेगा। तो फर्स्ट पर सेकंड की वजह से रिपल्शन लगेगा तो वो नीचे वाले डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको हम बोल देते हैं F1। इसी तरह से फोर्थ की वजह से रिपल्शन लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऐसे निकाल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, तो ये इस तरफ लगेगा F4। और ये वाला जो हो, सॉरी ये F2 लेना है इसे क्योंकि 2 की वजह से आ रहा है, और F3 की वजह से भी रिपल्शन आएगा, लेकिन F3 की वजह से रिपल्शन आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये जस्ट ये वाले डायरेक्शन F3, ये बेसिकली यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर होगा। अब बात क्या आती है कि F2 F3 ये सारा इस तरीके से आ गए, अब 3 फोर्सेस आ गए, तो क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप F2 F3 और F4 की वैल्यू को अलग से पहले आइडेंटिफाई करके लिख लो। तो F2 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो F2 की वैल्यू इन दोनों के बीच की आएगी, तो ये आएगा Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको F21 भी लिख सकते हो, है ना। F21 का मतलब हो जाएगा 2 और 1 के बीच में लगने वाला फोर्स। इसको 4-1 भी लिख सकते हो, इसको 3-1 भी लिख सकते हो। आपको उससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि भाई किस किस के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 और इसके बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से F4 के लिए भी लिखेंगे तो ये भी बनेगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का फोर्स। सेम यहाँ पर बनेगा F3। अब F3 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें लेनी है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की, तो ये डिस्टेंस होगी √2r। √2r कैसे आई, तो देखो ये वाले डिस्टेंस जो है ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये r और r, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो √2r स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये बनेगा KQ स्क्वायर। Q स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच के डिस्टेंस है √2r, तो ये बनेगा √2r का स्क्वायर, देन इट विल बी KQ डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। अब बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर जो हमें समझने को मिलेगी कि आप देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही, जो कैलकुलेशन हमने करी है इसमें से कॉमन आ रही। अब चाहो तो सारा का सारा इसके अकॉर्डिंग लेके निकल सकते हो या फिर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको लेकर चल लेता हूँ, आपकी मर्जी है। सपोज मैंने इसको माना F, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने इसको F माना, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को मैं F मान रहा हूँ, तो ये भी F हो जाएगा। ठीक है, और ये KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, तो ये F/2 हो जाएगा। आप नहीं भी मानते हो तो भी चलेगा। तो इसको अब मैं सॉल्व करूँगा। अब देखो जब 3 दे दिए जाए ना, इस तरह के 3 फोर्सेस दे दिए जाए, तो ट्राई करो कि जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आपको
जो 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स दिए हुए सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। तो ये F4 और F2 को अगर सॉल्व करोगे तो F4 और F2 दोनों की वैल्यू एक जैसी है। देखो F2 और F4 की वैल्यू एक जैसी है, तो जब दो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, F2 और F4 के बीच में, तो दोनों की वैल्यू एक जैसी है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्ट, और ये F3 यहाँ पर दिया है, तो रिजल्टेंट जो F2 और F4 का रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर कहीं पर आना चाहिए। 2 4 मतलब मैंने 2 और 4 का रिजल्टेंट लिख दिया है, तो ये भी इसके बीच में, क्योंकि बीचों बीच में आना चाहिए, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, F2 और F4, तो F2 4 जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे F2 4 की वैल्यू जब आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, दो फोर्स अगर 90 डिग्री के एंगल पर हो, F2 4, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो, F2 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर, देन इट विल बी √2F। ठीक, तो ये हमारे पास √2F निकल कर आ जाएगा। ये मैंने वही F A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर F21 यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आया, जो कि हमने F24 लिख लिया, और ये इन दो, तो ये वाला फोर्स और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, कैसे पता लग रहा है, ये तो ऑलरेडी 45 डिग्री के एंगल पर है इस तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी F2 का और 4 का रिजल्टेंट भी बीच में इन दोनों के अलोंग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट एक जैसा है और एंगल, अगर ये दोनों अमाउंट एक जैसे नहीं होते तो फिर दिक्कत हो जाती, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, F3 प्लस F24, तो F3 जो होगा हमारे पास वो होगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर प्लस √2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर F की वैल्यू हम लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास ये निकल कर, अब आप इसको सॉल्व करके देखना कि इसका आंसर आपके पास क्या निकल कर आता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर देखो कि उस पर कौन कौन से दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो फोर्स लगा रहे होंगे। वो या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएंगे या रिपल्शन। अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएंगे तो भी आपको पता है कि किस तरह का बनाना है, और रिपल्शन वाला होगा तो थोड़ा दूर की तरफ बना दो, ठीक है। और डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए, तो उस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं।